नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईएईए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत आईएईए का संस्थापक सदस्य है। आपको यह ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो गठन है वह 1957 में हुआ था और भारत शुरू से ही इसका सदस्य रहा है। यानी कि 1957 में इसके गठन के समय भारत इसका सदस्य था। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, रैट्स किसी परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटना या आपात स्थिति के बाद सदस्य देशों के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नेटवर्क है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आईएईए के द्वारा रानेट यानी कि रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है अगर कोई भी देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सदस्य है, अगर वहां पर कोई परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटना हो जाती है या फिर उनके जो संयंत्र हैं परमाणु संयंत्र, वहां पर कोई आपात स्थिति पैदा हो जाती है, तो यहाँ पर आईएईए रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क के माध्यम से उस देश को सहायता पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कामों को करने के लिए आईएईए के द्वारा रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क यानी कि रा नेट का उपयोग किया जाता है, ना कि रैट का। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत है। यहाँ पर जो RATS लिखा हुआ है वो गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे उद्देश्यों के लिए आईएईए के द्वारा रा नेट का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, पुतिन पुट्स न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट। तो यहाँ पर रूस के द्वारा अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उसे लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ कदम यूरोपीय देशों के द्वारा या फिर यूएसए के द्वारा उठाए जा सकते हैं, और इसी को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति के द्वारा अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। इसी न्यूज को आधार बना करके एक और क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं। और यहां पर आपको 5 एजेंसियों के नाम दिए गए हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के बारे में। यहां पर पहला नाम दिया हुआ है खाद्य और कृषि संगठन। आप यहां पर इस फिगर में देख सकते हैं, यहां पर जो नाम दिया गया है वह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर नाम लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। यानी कि जो पॉइंट नंबर 1 है वह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। अगर हम देखें तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ भी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी में आता है। इसके अलावा यहां पर जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। और आप देख सकते हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें दिया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और आप देख सकते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आप उसका नाम यहाँ पर कहीं भी नहीं देखेंगे। यानी कि आईएईए संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला,
तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप जरूर इसे रिवाइज कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात डोमेन के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रख्यात डोमेन के सिद्धांत का। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वह सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, यानी कि उसका अधिग्रहण कर सकती है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर यह कहा जाता है कि अगर राज्य को यह लगता है कि उनके नागरिकों द्वारा जो अर्जित संपत्ति है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता है, और यहां पर अगर इसका सार्वजनिक लाभ व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा है तो यहां पर राज्य के द्वारा निजी संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है। जैसे रोड बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए अगर जमीन की आवश्यकता है तो यहां पर राज्य के द्वारा निजी संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति अर्जित करना केंद्र या राज्य सरकार का अधिकार है, यह सही तरीके से प्रख्यात डोमेन के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति अर्जित करना केंद्र या राज्य सरकार का अधिकार है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है एमपीडी 2041 टू टेक 6 मोर मंथ टू नोटिफाई, और ये बात डीडीए वाइस चेयरमैन के द्वारा कहा गया है। यहां पर एमपीटी का फुल फॉर्म है मास्टर प्लान फॉर दिल्ली, और यहां पर 2041 ईयर को दर्शाता है, यानी कि 2041 के लिए जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है दिल्ली के लिए, उसकी यहां पे चर्चा हो रही है, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रायः समाचारों में रहने वाला पद आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण यानी कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग संबंधित है, और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब यह होता है कि कुछ कंपनियों के द्वारा ऐसी टैक्स प्लानिंग की जाती है जिसके तहत इन कंपनियों के द्वारा जिस देश में काम किया जा रहा है वहां पर जो टैक्स नियम हैं और उनमें जो कमियां हैं उनका लाभ उठा करके उस देश में टैक्स नहीं दे करके अपने पूरे प्रॉफिट को किसी दूसरे देश में हस्तांतरित कर दिया जाता है, और यहां पर ये उन देशों को चुनते हैं जहां पर टैक्स या तो बहुत ही कम है या फिर वहां पर उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। तो ये सारे प्रॉफिट को जो है किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो कंपनी जिस देश में काम कर रही है, जहां से वो मुनाफा कमा रही है, वहां पर टैक्स ना दे करके किसी दूसरे देश में अपने मुनाफे को लेकर के जा रही है और वहां पर नाम मात्र का टैक्स दे रही है। तो यहां पर इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिससे कि दुनिया के कई देश ग्रसित हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना। तो यहां पर बहुत सारे देशों के द्वारा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को खत्म करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कर चोरी की जाती है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है कनाडा डिजिटल सर्विस टैक्स एंड यूएसटीआर अपोजिशन। तो यहां पर इसी मुद्दे की चर्चा की गई है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वे अपने देश में जहां पर वे व्यापार करती हैं, जहां पर वो प्रॉफिट कमाती हैं, वहां से अपने प्रॉफिट को किसी दूसरे देश में लेकर के चली जाती हैं, जिससे कि जहां पर उनका बिजनेस है उस देश को टैक्स कम मिलता है। तो इसी सब को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में नियोजित
अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। तो यहाँ पर यह कथन भी सही है, यानी कि जितने भी अनियमित मजदूर हैं उनका जो कार्य का समय है वो भी फिक्स होना चाहिए और उन्हें समय पर भुगतान मिलना चाहिए। यहाँ पर तीसरा कथन है, सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है, सरकार के पास यह अधिकार है। और जब सरकार को यह लगता है कि किसी उद्योग के द्वारा मजदूरों के हक को मारा जा रहा है, उन्हें ज्यादा काम करा करके कम पैसे दिए जा रहे हैं, जो पेमेंट उन्हें की जा रही है उसमें से कुछ पैसे को काट लिया जा रहा है, तो यहाँ पर सरकार ऐसे निर्देश जारी कर सकती है कि वह उद्योग अपने कर्मचारियों को बैंक खाते के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करेगा, जिससे कि इन सब चीजों से बचा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं स्विफ्ट के ऊपर। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि रूस यूक्रेन वार को देखते हुए यूएस, यूरोप और कई अन्य पश्चिमी देश रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में स्विफ्ट कहते हैं, वहां से बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि स्विफ्ट से रूस को बाहर कर दिया जाएगा। अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो वैश्विक स्तर पर सुचारू धन के लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई लेन देन होता है, तो यहाँ पर स्विफ्ट के द्वारा उसे सुविधा प्रदान की जाती है। अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट के माध्यम से वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं को त्वरित और दोष रहित आदान प्रदान किया जाता है और यहाँ पर इसका उपयोग वैश्विक स्तर पर बैंकों के द्वारा और अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा बहुत ही ज्यादा किया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम में है और इसमें 200 से अधिक देश शामिल हैं, 11,000 से अधिक बैंक इसमें शामिल हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए। और अगर यहाँ पर रूस को इससे अलग कर दिया जाता है तो इसका असर रूस के विदेशी व्यापार पर पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब संस्थागत निवेशक लगातार नए क्षेत्रों की, नए देशों की, नए बाजारों की तलाश में हैं और यहाँ पर अगर रूस को इससे अलग कर दिया जाता है, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो यह रूस के लिए परेशानी का सबब होगा और यहाँ पर उसे विदेशी फंडिंग नहीं मिल पाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूस में नहीं जा पाएगा, जिससे कि रूस को भारी नुकसान होगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इससे पहले ईरान के कुछ बैंकों को 2018 में स्विफ्ट से बाहर किया गया था। हालांकि यूरोप के कई देशों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन यहाँ पर रूस के मामले में हमें यह देखने को मिलता है कि अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश रूस को स्विफ्ट से बाहर निकालने के ऊपर योजनाएं बना रहे हैं, जिससे कि रूस को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और इसमें दी गई जो जानकारियां हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं। आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।